हेलो एवरीवन और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो डिटेलिंग हैंडबुक के बारे में, ठीक है ना। कि मतलब क्या क्या उसमें हम लोग बीम का देखेंगे कि बीम की डिटेलिंग हैंडबुक में क्या क्या कैसे किस तरह से डिटेलिंग की जाती है। डिटेलिंग इन द सेंस किस तरह से बार को सेट की जाती है। प्रीवियस में हम लोगों ने बताया था कि डिटेलिंग की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए। वो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे किस तरह से बार की अरेंजमेंट होनी चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है साइट पर, क्योंकि लेबर लोग को पता वो नहीं होता है। मतलब वो आपको जनरली खुद ही देना पड़ता है। देने के बाद फिर एक अच्छे इंजीनियर जो होते हैं उनको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह से बार को सेट की जाती है। सपोज़ दैट अगर डिज़ाइन इंजीनियर ने दे दिया कि इन द केस ऑफ बीम है, बीम में आपको एक मिड स्पैन है। अब मिड स्पैन में अगर आपको बार देना है इन केस 16 mm का 4 बार देना है, प्लस 2 बार आपको 12 mm की प्रोवाइड करनी है। तो ये 16 mm की जो 4 बार है वो तो बीम के थ्रू आउट जाएगी, ओके। लेकिन ये 2 बार जो एक्स्ट्रा है वो मिड स्पैन में कितने डिस्टेंस तक जाएगी ये भी इम्पॉर्टेंट होती है। क्योंकि जनरली बीम में जो होती है 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहली जो होती है वो लेफ़्ट एंड होती है, मिड स्पैन और राइट एंड, क्लियर। तो अब मिड स्पैन में ये कितने डिस्टेंस तक जाएगी ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग कहोगे ना, कभी कभी क्या होती है कि एक लेयर में जाएगी, 2 लेयर में जाएगी, 3 लेयर में जाएगी। तो वो सब आज हम लोग डिस्कस करते हैं, ओके। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को देखना है क्या चीज़, तो बीम रेनफोर्समेंट डिटेल्स अकॉर्डिंग टू IS 456-2000। ये जनरली ये जो आप देख रहे हो तो ये एक कोड है IS 456-2000। ये कोड है जो जनरली किसके लिए यूज़ की जाती है, तो वो RCC स्ट्रक्चर्स के लिए, रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर के लिए यूज़ की जाती है ये कोड। और SP34 भी ये कोड है, ठीक है। SP34 मोस्टली कॉलम के लिए भी यूज़ की जाती है और भी स्ट्रक्चर्स के लिए। लेकिन ये सब क्या है, तो ये भी एक कोड है SP34 एंड IS 456-2000 ये भी एक कोड है। तो सबसे पहले हम लोग बीम के बारे में, बीम के अरेंजमेंट देखेंगे। तो आपको मैंने ऑलरेडी पहले भी बता दिया था इस टॉपिक के बारे में, आज लेकिन थोड़ा एलाबोरेट करेंगे इस टॉपिक को। तो ये आप बीम देख रहे हो। अभी जो भी मैं टॉपिक डिस्कस करूँगा ये तो नॉर्मल डिटेलिंग के बारे में ये डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। ये जो बीम है एक नॉर्मल डिटेलिंग, ओके। ये आपकी नॉर्मल डिटेलिंग है, ओके। ये हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्मल डिटेलिंग के बारे में। तो सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पर ये आपकी बीम हो गई। ये जो पार्ट है आपकी पूरी बीम है, और ये जो है आपकी कॉलम है, ये भी कॉलम है। तो सबसे पहले याद रखना है कि ये जो कॉलम होती है, कॉलम में भी बार गई है। तो कॉलम में और बीम, इन केस कोई बीम है जो कॉलम में जाकर फिट हो रही है, तो उस कंडीशंस में कॉलम से कितने डिस्टेंस पर आपको स्टिरप्स प्रोवाइड करनी है। जो आप स्टिरप्स देख रहे हो ये प्रोवाइड करनी है, मतलब शेयर रेनफोर्समेंट। तो याद रखना मिनिमम 50 mm होना ही चाहिए। 50 mm के बाद ही, ये नहीं कि आप अगर आपने ये कॉलम है और कॉलम की जस्ट, ये कॉलम है, कॉलम की जस्ट एकदम नियर अबाउट शुरू कर दिया आपने स्टिरप्स देना, तो ये गलत है डिटेलिंग की। एटलीस्ट 50 mm आपको गैप छोड़ना ही छोड़ना, उसके बाद ही आपको वो शुरू करनी है, स्टिरप्स प्रोवाइड करनी है। तो ये पहली कंडीशंस आपको याद रखना अरेंजमेंट के लिए, ओके। उसी तरह से सेकंड क्या है, तो ये आपने देख लिया LD क्या होगा कि ये जो मेन बार गई आपकी, ये जो आपकी बीम की मेन बार है, तो मेन बार यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होती है, ये कॉलम में कितनी अंदर तक जाएगी वो डिस्टेंस होती है, तो ये LD होता है। LD क्या होता है, दिस इज़ द डेवलपमेंट लेंथ, ओके। ये डिस्टेंस दिया जाता है। तो LD का हम लोगों ने फार्मूला नॉर्मल डिटेलिंग के लिए क्या पढ़ा था, तो दैट इज़ पढ़ा था हमने डायमीटर ऑफ द रीबार इनटू स्ट्रेस इन बार डिवाइडेड बाय 4 × टाउ BD। यही फार्मूला होता है। जहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा आपको इस स्क्रीन राइट पर आपको साइड्स में दिखा देता हूँ ये करके, है ना। तो इसमें जनरली क्या होता है कि नॉर्मल आपको, इसको हटाओ, सॉरी, इसको डिस्कार्ड करते हैं ना। तो इसमें जनरली आपको यहाँ पे मैं ये बताने वाला था कि जनरली क्या है कि देखो, जैसे डायमीटर ऑफ द बार इनटू स्ट्रेस ऑफ द बार डिवाइड बाय 4 × टाउ BD, ओके। तो इसमें आपकी ये जो है ये क्या है, तो दिस इज़ द
ये जो आपकी है वो डायमीटर ऑफ बार है, ओके। एंड ये क्या है, तो ये है आपकी स्ट्रेस इन बार, स्ट्रेस इन बार। तो स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है, ये होता है 0.87 एफ ऑफ वाई। अब एफ ऑफ वाई क्या होती है, तो एफ ऑफ वाई आपको पता है, मैंने बताया था आपको कि एफ ऑफ वाई जो होती है वो मतलब किस टाइप का स्टील यूज़ कर रहे हो, किस ग्रेड का स्टील यूज़ कर रहे हो। अगर एफ 415 यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर एफ ऑफ वाई की वैल्यू 415 आपको देनी है। 4 पता ही है, टॉप बी डी जो होती है वो हम लोग 1.25 1.26 लेकर चलते हैं, ओके। तो इस तरह से आपको ये पता चल गया। अब नेक्स्ट में आपको ये देखना है कि स्पेसिंग, स्टिरप्स की स्पेसिंग कितनी देनी है। तो स्टिरप्स की स्पेसिंग ये याद रखना है कि जो कॉलम है, कॉलम से 2D डिस्टेंस पर आपको जो स्टिरप्स की स्पेसिंग देनी है, नॉर्मल में इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 150 mm। नॉर्मल बीम में जो होनी चाहिए वो मतलब आप एक तरह से समझ लो तो शुड नॉट ग्रेटर देन 150 mm, ओके। मतलब 150 mm से ज़्यादा आपको ये स्पेसिंग नहीं देनी है यहाँ से यहाँ तक जो है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 2D। उसी तरह से ये डिस्टेंस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2D जो है आपको, ये डिस्टेंस 2D, इसमें आपको स्ट्रप्स की स्पेसिंग 150 mm से ज़्यादा नॉर्मल डिटेलिंग में नहीं देनी है बीम की। सेकंड, आपको जो बीच वाली है, ये जो स्पैन आपकी आई है मिड सपोर्ट पे जो स्ट्रप्स आई है, इसके लिए कंडीशंस होती है। ये कंडीशंस क्या है कि इसमें से जिसकी स्पेसिंग कम रही उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। ये दो पार्ट लेते हैं हम लोग। पहले क्या लेते हैं, तो पहला हम लोग लेते हैं 0.85 सॉरी ये नहीं, इस तरह से ले लेते हैं हम लोग। पहला कंडीशंस जो होती है ये बीच के लिए, पहला तो हम लोग 300 mm है, सेकंड में आपकी 0.75D, एंड थर्ड वन एरिया ऑफ स्ट्रफ्स। अगर 8 mm का स्ट्रफ्स आप यूज़ कर रहे हो तो एरिया π/4 इंटू डी स्क्वायर ASV इंटू आप एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाई 0.4 इंटू बी। तो ये तीनों में जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी वही वैल्यू आपको लेनी है, क्लियर। तो ये स्ट्रप्स आपको उसी तरह से प्रोवाइड करनी है। तो ये आपने समझ लिया। अब आपको ये पता है कि बीम जो होती है तो बीम में टेंशन भी होता है एंड कंप्रेशन भी होता है। जनरली टेंशन जोन में परसेंटेज ऑफ कितना स्टील प्रोवाइड करनी है और कंप्रेशन जोन में कितनी प्रोवाइड करनी है वो भी हम लोग को जानना पड़ता है। तो उससे पहले ये समझ लो कि बीम में जनरली हम लोग 25 mm का क्लियर कवर लेते हैं, ठीक है। क्लियर कवर आपको मैंने बताया था कि ये जो शटरिंग है, शटरिंग से स्टील के बीच का जो गैप होता है उसे ही हम लोग क्लियर कवर कहा जाता है। तो इसको क्लियर कवर के बाद हम लोग इफ़ेक्टिव कवर प्रोवाइड करते हैं बीम में। तो क्लियर इफ़ेक्टिव कवर का फार्मूला क्या होता है, तो क्लियर कवर प्लस हाफ ऑफ द डाया ऑफ द बार। तो जनरली बीम में हम लोग 30 से 35 mm का हम लोग इफ़ेक्टिव कवर लेकर चलते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ओके। अब हम लोग देखते हैं कि ये बीम है, तो बीम में जो ऊपर की स्टील जो होती है, बीम आप लेते हो तो बीम की जो ऊपर की स्टील होती है वो आपकी क्या होती है, तो ये आपकी कंप्रेशन जोन होती है बीम की, ओके। ऊपर की जो रेनफोर्समेंट होती है वो कंप्रेशन जोन होती है, नीचे की जो होती है आपकी वो क्या होती है, तो ये टेंशन जोन में आता है। तो इस तरह से आपको कंप्रेशन जोन में कितनी स्टील प्रोवाइड करनी है और टेंशन जोन में बीम में कितनी प्रोवाइड करनी है, सबसे मेन टास्क होता है, ठीक है। क्योंकि ये अगर इसमें थोड़ा सा भी आप गलत तरीके से प्रोवाइड करते हो तो इट विल बी कॉजेज़ फॉर फेलियर ऑफ द स्ट्रक्चर्स। तो इसमें बहुत अच्छी तरह से समझ के प्रोवाइड करनी होती है। तो याद रखना है कि इन द केस ऑफ कंप्रेशन जोन में जो स्टील आपको प्रोवाइड करनी है तो इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन हाउ मच, तो दैट इज़ 0.04 BD, दैट इज़ कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ये हम लोग मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील, मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं बीम में वो कितनी करते हैं 0.04 BD। तो कंप्रेशन जोन में स्टील इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 0.04 BD, ओके। ये पार्ट आप देख रहे हो। उसी तरह से टेंशन जोन में कितनी, तो टेंशन जोन में याद रखना है दैट इज़ 0.85 BD बाई
एफ ऑफ वाई, ये पहला कंडीशन होता है। एंड सेकंड कंडीशन ये होता है कि इट शुड, ये क्या है, इट शुड नॉट बी लेस देन, इससे कम नहीं होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.04 BD। ओके, तो ये दोनों में जिसकी वैल्यू सबसे कम हुई वही वैल्यू ली जाती है। तो टेंशन जोन में इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए स्टील। ओके, तो इस तरह से आपको याद रखना है कि जब भी बीम आप डिज़ाइन करो तो उसके बाद आप जो डिज़ाइन करने के बाद जो एरिया ऑफ स्टील आती है तो आपको देखना है कि टॉप में कितनी स्टील आई है, तो उसको कंपेयर करना है कि कंप्रेशन जोन में 0.04 BD से ज़्यादा तो स्टील नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि शुड नॉट बी, यहाँ पे दिया हुआ कि डिज़ाइन कंप्रेशन IS 456-2000 स्टील, ठीक है ना। तो इट शुड नॉट बी क्या होना चाहिए, तो इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.04 BD। ओके, उसी तरह से टेंशन जोन में क्या करना है, तो टेंशन जोन में 0.85 BD बाई एफ ऑफ वाई पहला कंडीशंस, एंड दूसरा कंडीशंस 0.04 BD जो सेम है, ठीक है। तो इसमें क्या, इट शुड नॉट बी लेस देन, इससे कम नहीं होनी चाहिए स्टील और इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो भी आपको समझना है। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया। अब ये देखना है कि इसकी स्पेसिंग क्या, इसकी स्पेसिंग मैंने आपको बता ही दिया कि क्या है। अब ये देखना है आपको कि ये जो स्टिरप्स आपको प्रोवाइड करते हैं, तो स्टिरप्स में मिनिमम स्टील कितनी प्रोवाइड करनी है स्टिरप्स में, तो वो भी हम लोग देखते हैं। तो उसके लिए देखो ये फार्मूला दिया हुआ है, ये फार्मूला जो आप देख रहे हो ये मिनिमम शेयर, तो मिनिमम शेयर कितना होना चाहिए, तो स्टिरप से वो शेयर है, तो मिनिमम स्टील जो प्रोवाइड करनी है आपको वो 0.04 B इंटू SV डिवाइडेड बाई 0.87 एफ ऑफ वाई। क्लियर, ये मिनिमम शेयर रेइंफोर्समेंट का क्राइटेरिया होता है। ओके, तो इस तरह से आपको ये बीम को इस अच्छे से ये करना, प्रॉपर तरीके से ये होती है डिटेलिंग की, मतलब ये डिटेलिंग किस तरह से की जानी है वो आपको जनरली चेक करना होता है, उसके बाद आपको प्रोवाइड करनी होती है। ओके, तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्या है, ये पार्ट, ये पार्ट, तो ये पार्ट में मैंने आपको बताया कि जो आपको स्टिरप्स प्रोवाइड करनी है वो एटलीस्ट 2 लेग प्रोवाइड करनी है, और एंगल जो होनी चाहिए, ये पार्ट आप देख रहे हो ना, ये पार्ट, ये जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 mm, उससे कम नहीं होना चाहिए। और ये जो एंगल जा रहा है वो 135 डिग्री में होना चाहिए स्टिरप्स की। ओके, उस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो साइड रेइंफोर्समेंट। जनरली क्या होता है कि वैसी बीम जिसकी डेप्थ 750 mm से ज़्यादा होती है उस जगह पे हम लोग साइड रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो साइड रेइंफोर्समेंट में एक दूसरे के बीच जो होनी चाहिए साइड रेइंफोर्समेंट की डिस्टेंस, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 300 mm। 300 mm से ज़्यादा साइड फेस रेइंफोर्समेंट की गैप नहीं होनी चाहिए। ओके, इनकेस आपने अगर 800 mm का बीम दिया है तो इसमें इनकेस अगर 3 साइड रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 300 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, साइड फेस रेइंफोर्समेंट के स्टील के बीच का गैप। ओके, इसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ मिनिमम कवर हमको 25 mm लेकर चलना है। ओके, एंड ये जो आपकी मेन स्टील है, देखो साइड फेस रेइंफोर्समेंट में ये आपकी मेन स्टील है, तो मेन स्टील के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 1 डाया, मतलब इसके बीच का जो डायमीटर ऑफ द गैप है वो होना चाहिए, या मैक्सिमम साइज़ ऑफ एग्रीगेट प्लस 5 mm। कोर्स एग्रीगेट अगर यूज़ करो आप 20 mm का तो 20 + 5, तो 25 mm का गैप ये स्टील में होना चाहिए। क्लियर, उस तरह से हम लोग यहाँ पर मिनिमम वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग देखते हैं बार का। तो देखो जनरली ये क्या है, ये बार आपकी है, तो यहाँ पर वर्टिकल स्पेसिंग जो होनी चाहिए 2 बार के बीच में वो मिनिमम वर्टिकल स्पेसिंग 15 mm की होनी ही चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। ओके, उसी तरह से हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम साइज़ ऑफ एग्रीगेट प्लस 5 mm, जो हमने यहाँ पर देखा वही चीज़ है। तो सपोज दैट ये आपकी बीम है, यहाँ पे आपने लॉन्गिट्यूडनल रीबार मतलब मेन रीबार आपने बीम में प्रोवाइड किया, तो ये इनकेस यहाँ पे भी एक प्रोवाइड किया आपने, यहाँ पे भी प्रोवाइड किया, यहाँ पे भी किया, तो ये हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग जो होनी चाहिए एक दोनों के बीच में, इसकी स्पेसिंग मिनिमम कितना आपको लेके चलना है, तो दैट इज़ एक तरह समझ लो तो ये जो स्पेसिंग आपको लेके चलनी है वो
1 डायमीटर ऑफ द रीबार, मतलब दोनों के जितना डायमीटर ऑफ द रीबार इसका है उतना तो कम से कम एटलीस्ट लेके चलना ही चलना है, या मैक्सिमम साइज़ ऑफ एग्रीगेट प्लस 5 mm। उसी तरह सर वर्टिकल रीबार के बीच का डिस्टेंस 15 mm आपको होना ही चाहिए। ओके, देखो यहाँ पर देख सकते हो आप। ओके, तो इस तरह से हमने देखा बीम का। अब हम लोग देखो यहाँ पे मैं बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपको मैं बता रहा हूँ, कर्टेलमेंट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि किस तरह से आप स्टील को फिक्स करनी है, किस तरह से स्टील को साइट पर स्टील को किस तरह से आप प्रोवाइड करोगे। तो कर्टेलमेंट डिटेल्स ऑफ कॉन्टिन्यूस बीम। कर्टेलमेंट मतलब क्या होता है? कर्टेलमेंट मतलब होता है कट। कर्टेलमेंट डिटेल्स ऑफ कॉन्टिन्यूस बीम का मतलब होता है कि जनरली ड्यू टू द वेरिएशंस ऑफ द बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट की जो वेरिएशन होती है उसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, वी जनरली प्रोवाइड लेस रेनफोर्समेंट एट ए सर्टेन लेंथ। कुछ लेंथ पर हम लोग स्टील जो होता है वो कम प्रोवाइड करते हैं, तो उसे ही हम लोग कर्टेलमेंट कहते हैं। मतलब कर्टेलमेंट का इन द सेंस कह सकते हो आप कि जो एक्स्ट्रा रीबार आ रही है डिज़ाइन में, तो वो एक्स्ट्रा रीबार कहाँ कहाँ प्रोवाइड करनी है, कितने डिस्टेंस पे प्रोवाइड करनी है, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ये आपकी कॉन्टिन्यूस बीम है। कॉन्टिन्यूस बीम क्या हो गई? वैसी बीम जिसकी सपोर्ट मोर देन 2। तो यहाँ पे देखो एक कॉलम ये हो गई, एक कॉलम ये हो गई, एक कॉलम ये हो गई, तो ये कॉन्टिन्यूस बीम हो गई क्योंकि इसकी सपोर्ट 2 सपोर्ट से ज़्यादा इस बीम है, तो इसलिए इसे हम लोग कॉन्टिन्यूस बीम कहते हैं। क्लियर? अब इसमें आपको देखना है कि किस तरह से प्रोवाइड की जाती है, क्या डिस्टेंस आपको प्रोवाइड करना है, ये करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये पार्ट को देखो, इस पार्ट को थोड़ा मैं जूम कर रहा हूँ तो आपको क्लियर अच्छे समझ में आएगा। सबसे पहले तो ये समझ लो कि आप LD आप समझ गए। अब ये मेन रीबार गई है, देखो ये बार मेन गई है, ये मेन रीबार है, तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज़ LD। LD आपको पता ही है। तो ये LD जो डेवलपमेंट लेंथ होती है, जो एंकरेज लेंथ होती है, ये कितनी तक जाएगी तो मैंने आपको ऑलरेडी फार्मूला बता दिया। क्लियर? अब ये है कि जब आप डिज़ाइन कर रहे हो बीम की, इन केस ये आपकी बीम है, अब बीम में आपने डिज़ाइन किया तो आपको ऐसा लगा डिज़ाइन करने के बाद जब आप चेक कर रहे हो तो उस जगह पर आपको ये जो लेफ़्ट सपोर्ट है, स्टील लेफ़्ट सपोर्ट बीम में लेफ़्ट होता है, ये लेफ़्ट हो गई, ये आपकी मीडियम हो गई पार्ट, और ये आपकी राइट पार्ट हो गई। क्लियर? तो हो सकता है कि लेफ़्ट में आपको एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट की नीड है प्रोवाइड करने की, कि आपको इस जगह पर एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट स्टील आपको प्रोवाइड करनी है, तो आप साइड पे कैसे प्रोवाइड करोगे? तो देखो जनरली लेफ़्ट सपोर्ट स्टील लेफ़्ट एंड में जो आपको प्रोवाइड करनी है, तो वो कितनी प्रोवाइड करनी है, तो वो आप देख सकते हो, पहला 0.25 L1 और सेकंड 0.15 L1। ओके, अब L1 क्या हो गई? L1 ये डिस्टेंस हो गई, कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस जो स्पैन है। ओके, अब आप ये बोलोगे कि ये 0.25 L1 भी क्या है, फिर 0.15 L1 क्या है। तो जनरली कभी कभी क्या होता है कि देखो ये चीज़ में आप कभी कभी क्या होता है आपको कि ये आपकी बीम, थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट थोड़ा सा ये कर रहा हूँ ना, सपोज़ ये आपकी बीम है, ये पार्ट। ओके, अब आपको ये तो थ्रू आउट एक रीबार चली गई इस जगह पर। अब आपने जब डिज़ाइन किया तो डिज़ाइन करने के बाद इस पार्ट में जो लेफ़्ट एंड सपोर्ट है, यहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है। अब इन केस एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट हो सकता है कि 2 बार 12 mm का आया है। क्लियर? तो आपको ये देखना है कि एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट लेफ्ट सपोर्ट में कितने डिस्टेंस तक हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो पहला देखो दिया हुआ है कि हम लोग 0.25 L1 तक प्रोवाइड कर सकते हैं, और दूसरा 0.15 L1 तक। इसका मतलब क्या है कि सपोज़ दैट 2 बार 12 mm का आपको नीड है एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट इस जगह पर। अब इन केस ये 2 बार 12 mm का है, इसका मतलब 2 × π/4 × d² हो गया। इन केस सपोज दैट ये आया 300 mm², 300 mm², मतलब इस पोर्शन में आपको 300 mm² प्रोवाइड करनी है एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट।
अब आपको ये पता है कि जो आप एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे तो ये जो डिस्टेंस कॉलम से ये आई है बीम की, तो ये इतना ही डिस्टेंस तक आपको सिर्फ प्रोवाइड करनी है, मतलब ये अप टू कितना डिस्टेंस, तो दैट इज़ 0.25 L1 डिस्टेंस तक ही आपको प्रोवाइड करनी है स्टील। अब इन केस अगर 0.25 स्टील L1 डिस्टेंस तक आपने प्रोवाइड किया स्टील, और ये स्टील प्रोवाइड करने के बाद हो सकता है कि ये 200 mm² ही तक हुई जब आपने कैलकुलेट किया, तो आपको तो 100 mm² एक्स्ट्रा और देना है, तो उसके लिए एक लेयर और प्रोवाइड करेंगे। तो ये तो आपकी फर्स्ट लेयर की हो गई, फिर सेकंड लेयर हम प्रोवाइड करेंगे। उस सेकंड लेयर में जो स्टील प्रोवाइड करनी है तो वो अप टू लेंथ ऑफ 0.15 L1 तक ही प्रोवाइड करनी है आपको, तो इसीलिए ये डिस्टेंस दिया हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। और इस तरह से आपको बहुत कम मिलेगा वीडियो, इस तरह से मैंने जिस तरह से आपको अच्छे से एकदम एक्सप्लेन करके फिगर के साथ आपको बताया है, मैं इसको और भी आपको क्लियर कर रहा हूँ। ओके, देखो इसमें क्या है, यहाँ पर मैं यहाँ पे क्लियर अच्छे से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ ना, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें देखिए क्या है कि ये एक बीम है आपकी, ओके, और ये आपकी एक कॉलम है, ओके। दिस इज़ योर बीम एंड दिस इज़ योर कॉलम, ओके। अब इन केस एक मेन रेनफोर्समेंट आई, मेन रीबार जो आई ये डिस्टेंस तक, क्लियर। अब इस सपोर्ट में आपको ये टोटल लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक कितनी है, तो दिस इज़, कलर चेंज करता हूँ क्या, तो दिस इज़ L1। अब यहाँ पर इस आपने जब डिज़ाइन किया तो आपको एंड सपोर्ट में जो है वो इन केस 300 mm² की एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है। तो आपको पहला आपने जो प्रोवाइड किया वो स्टील प्रोवाइड किया यहाँ तक, कितना डिस्टेंस तक प्रोवाइड करनी है, तो ये जो डिस्टेंस आपको लेनी है, ये डिस्टेंस आपको प्रोवाइड करनी है, हाउ मच, दैट इज़ 0.25 L1 डिस्टेंस तक ओनली, क्लियर। ये 0.25 L1 डिस्टेंस तक ही आपको सिर्फ प्रोवाइड करनी है, इस चीज़ों को याद रखना है। उसी तरह से आपने ये प्रोवाइड कर दिया तो 0.25 इंटू L1 जितना डिस्टेंस तक है उतना डिस्टेंस तक आपने स्टील प्रोवाइड कर दिया, क्लियर। उसके बाद आपने देखा कि हो सकता है 200 mm² ही तक ये आई है, फिर एक लेयर और आपको प्रोवाइड करनी है, तो आपको फिर से क्या करना है, तो फिर से आपको एक लेयर और प्रोवाइड करनी है। आपने एक स्टील की एक लेयर और प्रोवाइड की, तो ये डिस्टेंस कितना तक लेना है आपको सेकंड लेयर की, तो दैट इज़ 0.15 L1 डिस्टेंस तक, क्लियर। तो यही यहाँ पर देख रहा है, यहाँ पर जो दिया हुआ है ये कंडीशंस यही है। तो इसको अच्छे से आपको समझना है कि कितना डिस्टेंस तक हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, क्लियर, एंड सपोर्ट में, ओके। उसी तरह से आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। उसके बाद ये देखो कि मैंने 50 mm बताया था वो आप राइट है, 50 mm समझ गए। अब वही चीज़ मिड स्पैन में, अगर आप सपोज दैट आपने कोई बीम को डिज़ाइन किया और आपको एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट मिड स्पैन पे प्रोवाइड करनी है, तो मिड स्पैन में ये बीम आपकी है, ये आपकी बीम है एक, दिस इज़ योर बीम and here we are going to provide that is the main rebar, okay. This is the part, this part is column, okay. This part is column, और यहाँ पर आपने मेन रीबार प्रोवाइड की, ओके। उसी तरह से बॉटम में भी आपने मेन रीबार प्रोवाइड की। अब आपने जब डिज़ाइन किया तो डिज़ाइन करने के बाद आपको ये पता चला है कि बीच में भी आपको, क्योंकि ये बीम की लेफ़्ट पार्ट हो गई, ये बीम की राइट हो गई, ये आपकी मिड स्पैन हो गई, तो मिड स्पैन में आपको 400 mm² का एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट यू हैव टू प्रोवाइड, ओके। तो वो कैसे करोगे, तो मिड स्पैन मतलब इस जगह पर अब टॉप में प्रोवाइड करनी है कि बॉटम में प्रोवाइड करनी है वो भी देखना है। तो इनके सपोज दैट बॉटम में प्रोवाइड करनी है ये डिस्टेंस, तो आपको ये देखना है कि ये डिस्टेंस जो कॉलम टू, यहाँ पे भी एक कॉलम है बीम की, ये भी एक कॉलम है, तो कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस क्या हो गई, दैट इज़ L1।
तो ये जो मिड स्पैन में आपको एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट रीबार प्रोवाइड करनी है तो वो कितने डिस्टेंस तक प्रोवाइड करनी है ये भी तो आपको प्रोवाइड करना है। ऐसा तो नहीं ना कि पूरा थ्रू आउट प्रोवाइड कर दोगे। तो फिर कर्टेलमेंट का मतलब क्या हुआ कि मतलब जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा है बीम की, जब आपने डिज़ाइन किया, डिज़ाइन करने के बाद आपने देखा कि जहाँ पर वेयर वी रिक्वायर मोर बेंडिंग मोमेंट, टू रिड्यूस दैट बेंडिंग मोमेंट वी जनरली प्रोवाइड दैट एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट, वही करते हैं ना। तो अगर आप ज़रूरत है यहाँ पर आपने थ्रू आउट दे दिया तो फिर क्या फ़ायदा है, वैसे फ़ायदा नहीं है ना। तो जहाँ पर एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट, एक्स्ट्रा बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगी उसी जगह पे हम लोग को रेनफोर्समेंट की नीड होगी। तो आपने जब डिज़ाइन किया तो आपको पता चला कि मिड स्पैन में आपको एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट देना है। तो जब आपको साइट पर जब एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे तो कैसे प्रोवाइड करोगे ये भी तो आपको देखना है, कितने डिस्टेंस तक प्रोवाइड करनी है। ओके, तो वो देखो ये कितने डिस्टेंस तक है, तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पार्ट है ये दिस इज़ द एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट एट मिड स्पैन। तो कितना तक देना है, तो ये कॉलम जो है, ये कॉलम देख रहे हो ना, तो कॉलम के जो सेंटर से 0.1 L1 डिस्टेंस तक छोड़कर ये आपकी बीम है। ओके, ये पार्ट आपकी कॉलम है, कॉलम की ये आपकी सेंटर पार्ट है। तो सेंटर पार्ट से कितना डिस्टेंस छोड़ना है, तो दैट इज़ 0.1 इंटू L1 डिस्टेंस, मतलब इतना डिस्टेंस छोड़कर ही आपको एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट मिड स्पैन पर प्रोवाइड करनी है, मतलब यहाँ पे नहीं करनी है इतना। क्लियर। उसी तरह से यहाँ पे देख सकते हो, और कॉन्टिन्यूस बीम में याद रखना है कि जो मिड कॉलम है, देखो यहाँ पे 0.1 L1 छोड़ना है और यहाँ पर 0.15 L1 छोड़कर प्रोवाइड करनी है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है यही आपकी एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट मिड स्पैन पर हो गई, कर्टेल स्टील मिड स्पैन। ओके, तो कहाँ तक प्रोवाइड करनी है, तो यहाँ से इस जगह से जो ये लास्ट कॉलम है तो उससे 0.1 L1 और इस जगह से 0.15 L1 छोड़कर प्रोवाइड करनी है। जहाँ पे मिड कॉलम रहा, बीच में कॉलम रहा, वहाँ पर 0.15 L1 प्रोवाइड करनी है। जहाँ पर आपको साइड में रहा वहाँ पर 0.1 L1 प्रोवाइड करनी है। ओके, तो यही होती है जनरली कर्टेलमेंट स्टील ऑफ कॉन्टिन्यूस बीम। ये आपको किस में मिलेगा, तो ये आपको जो कोड मिलेगा वो SP34, SP34 की जो कोड है उसमें आपको ये पूरा बताया गया है। ओके, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपको जानना। क्लियर। उसी तरह से हम लोग ये भी देखते हैं, सेम चीज़ है, यहाँ पे देख सकते हो। अब एक्स्ट्रा ये जो आप बीम देख रहे हो बीच में, अब बीम में यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है। तो पहला लेयर में जो प्रोवाइड करोगे वो 0.25 L1 सेम रहेगा इसके, और सेकंड लेयर में आपको सेम रहेगा 0.15 L1। देख सकते हो ये 0.15 L1, यहाँ से 0.15 L1। क्लियर। तो इस चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से आपको जानना है, ठीक है ना। ये डिस्टेंस 0.15 L1 एंड ये डिस्टेंस 0.15 L1 तक यही लेके चलेंगे, ठीक है ना। इस डिस्टेंस को मेज़र नहीं करना, याद रखना। ये डिस्टेंस छोड़ देना है टॉप के लिए। बॉटम में जब मिड स्पैन प्रोवाइड करेंगे तो ये डिस्टेंस छोड़ कर प्रोवाइड करना, लेकिन टॉप में जब प्रोवाइड करोगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 0.15 L1। बाकी तो ये तो अंदर चला गया ऑलरेडी, ये तो चला गया, जैसे यहाँ पे देखो LD में चला गया, बाकी यहाँ पे तो थ्रू आउट चला जाएगा। तो ये डिस्टेंस को नहीं मेज़र करना, याद रखना। ये भी एक अच्छा समझाने के लिए मैंने इसलिए बना दिया है आपको कि इसको बहुत अच्छे से समझना। देखो ये क्या है कि देखो ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस नहीं करना है, ठीक है ना। ये जो डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 0.15 L1 होना चाहिए, और ये डिस्टेंस भी 0.15 L1 होना चाहिए। क्लियर। उसी तरह से ऊपर में आओगे तो 0.25 L1 एंड 0.25 L1 लेकर चलना है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट टॉप के लिए हो गया। बॉटम में अगर दोगे आप, तो बॉटम में क्या है मिड स्पैन के लिए, तो बॉटम में मिड स्पैन के लिए आपको इधर से 0.1 L1 और यहाँ से 0.15 L1 छोड़ के करना है। क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से जनरली प्रोवाइड की जाती है एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट।
अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता, यही सेम चीज़ है यहाँ पे भी आप दिखा दो, मैंने दिखाया आपको, देखो ये डिस्टेंस जो होनी चाहिए 0.25 L1 और ये डिस्टेंस 0.15 L1। क्लियर। अब उस तरह से ये पार्ट देखो, ये पार्ट क्या है, तो ये जनरली क्या है, तो ये मैंने आपको बताया था जहाँ पर भी स्प्लाइसिंग होगी, मतलब दो बीम एक दूसरे से ओवरलैपिंग कर रही है, तो उसके बीच जो स्ट्रप्स की स्पेसिंग होनी चाहिए शुड नॉट बी ग्रेटर देन 150 mm। ओके। और स्प्लाइसिंग की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, तो स्प्लाइसिंग की डिस्टेंस मैंने आपको बताया था कि शुड नॉट बी लेस देन LD। LD से कम नहीं होना चाहिए, मतलब डेवलपमेंट लेंथ से कम नहीं होना चाहिए, जो LD मैंने बताया, तो उससे ज़्यादा हो या बराबर हो। तो देखो पहला है LD और 30 टाइम्स स्मॉल डायमीटर विच इज़ ग्रेटर। तो ये जो डिस्टेंस आपको प्रोवाइड करनी है, तो ये प्रोवाइड करनी है, पहला कंडीशंस क्या है कि या तो LD के बराबर हो, और सेकंड में 30 टाइम्स, ये दोनों में जिसकी डायमीटर रीबार की कम है उतना ले लेना है। ओके। अब ये दोनों में जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही डिस्टेंस तक आपको लैप स्प्लाइस ओवरलैपिंग एक दूसरे से करानी है, पहला कंडीशंस। दूसरा कंडीशंस, लैप स्प्लाइस इज नॉट फॉर बार्स ग्रेटर देन 36 डाया, मतलब वैसी इन केस अगर एक बीम ये है और एक बीम ये आ रही है, दोनों के बीच लैप स्प्लाइस करनी है, तो इसकी डाया अगर 36 mm या 32 mm से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आपको कपलिंग प्रोवाइड करनी है। ये नहीं कि आपको ये करने के बाद डायरेक्टली टाइस को कर दिया ओवरलैपिंग कर, नहीं, 32 mm या 32 mm से ज़्यादा रही तो उस कंडीशंस में आपको क्या करना है कि लैप स्प्लाइस नॉट फॉर बार्स ग्रेटर देन 36 डाया। क्लियर। तो 36 डाया के लिए आपको स्प्लाइसिंग नहीं जानी, उस जगह पे आपको कपलिंग प्रोवाइड कर देनी है, वो बोल रहा है। ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग कर्टेलमेंट डिटेल्स ऑफ कॉन्टिन्यूस बीम करते हैं। ओके। इसको बहुत अच्छी तरह से देखना, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो मैंने आपको बताया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताया। इसको अच्छी तरह से 2 बार, जब समझ में नहीं आए तो 2 बार 3 बार 4 बार देखो, ठीक है। आराम से देखो, जब तक नहीं समझ में आ जाए फिर एक अलग से पेज लो, अलग से पेज ला करके इस तरह से, जैसे आप देख सकते हो कि जैसे ये लो, इस तरह से बनाओ, और इस तरह से अपने से मतलब इसको उसको बिना देखे आपको क्या करना है कि ये आपको सिंपल एक बीम लो और अपने से ड्रा करो, एक कॉलम ड्रा करो अपने से, इस तरह से समझो कि ये कॉलम है, ये आपकी बीम है। अब आपको देना है कि वो कितना डिस्टेंस प्रोवाइड करनी है, तो एक रीबार दो अपने से प्रोवाइड करो। अब ये मेंशन करो ये क्या है, तो दिस इज़ LD है, तो चलो ठीक है। अब करो कि हमको 2 लेयर और प्रोवाइड करनी है एंड सपोर्ट में, तो कितना प्रोवाइड करेंगे, तो ये आपको फर्स्ट लेयर है, तो ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, तो ये डिस्टेंस होनी चाहिए आपको कितनी, 0.25 L1। L1 क्या है, तो ये कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस है L1, यहाँ पे भी कॉलम है आपकी। उसी तरह से एक लेयर और मुझे प्रोवाइड करनी है, एक लेयर मुझे और प्रोवाइड करनी है, तो एक लेयर और मैंने प्रोवाइड किया, तो इसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, तो दिस इज़ 0.15 L1। तो उस तरह से आप समझोगे तो होगा। फिर मिड स्पैन में है, तो मिड स्पैन में यहाँ से यहाँ तक कितने गैप छोड़ना चाहिए, तो 0.1 L1 छोड़ करके आपको मिड स्पैन का डिस्टेंस देना। अगर यहाँ पे कॉन्टिन्यूस बीम है, एक कॉलम और बीच में कॉलम है, तो ये डिस्टेंस 0.15 L1 लेना चाहिए, ठीक है। फिर उसी तरह से टॉप में भी सेम होना चाहिए डिस्टेंस, एंड ये डिस्टेंस 2 लेयर में है। तो ये सब अच्छे से अपने से खुद करोगे तो प्रैक्टिस होगी आपकी। ओके। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं फिर इस चीज़ों को और आगे बताऊंगा। इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें आपको मैं पाइल कैप के बारे में बताऊंगा, पाइल कैप की कैसे रेनफोर्समेंट फिक्स की जाती है और पेयर कैप की कैसे की जाती है, क्या अरेंजमेंट होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। ओके। फिर फुटिंग का मैं बताऊंगा अच्छे से आपको, है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। और अगर मेरा चैनल आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, थैंक यू।